जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र को किसी पंडित ने बताया था कि भाई दुर्योधन ही जीतेगा। उन्होंने अपने नारायण सेना पूरी उनको दे दी थी दुर्योधन, क्योंकि उन्होंने बोला मैं तो शस्त्र। जन्म से कोई चोर पैदा नहीं होता, जन्म से कोई विद्वान पैदा नहीं होता। जब गुरु की दशा अच्छी रहती है तो वो क्या बच्चे की कुंडली का पिता माता पर भी असर आता है? बिल्कुल आता है। अगर अच्छे नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है। उन्होंने पूछा था कि यार भाई रिलेशनशिप में तो लंबे समय से रह रहे थे, पर शादी होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। अच्छा, कुंडली के थ्रू पता लग सकता है कि आपकी जो संतान है वो क्या करियर चूज करेगी? संतान की कुंडली देख के बताया जा सकता है कि वो विदेश जाएगा, कि वो यहीं पे रहेगा, या उसके दोस्ती से भी रिलेटेड कोई ग्रह होते हैं क्या? नहीं, दोस्ती का भाव होता है। जैसे छठा घर है, छठे घर में अगर पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो पार्टनरशिप में आके अपने साथ धोखा करके जाएंगे। क्या कुंडली से भी पता लगता है कि हम अपना घर कब लेंगे? कि बुरा समय पता चल सकता है तो ऑब्वियसली अच्छा समय भी पता चल जाता है। ये कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन से कुल देवता हैं, कौन सी कुल देवी हैं? प्राचीन काल में क्या होता था, कुल देवी और ग्रामीण देवता। कलयुग में ऐसा कहा गया है कि श्याम बाबा। Hi, this is Suruchi and I welcome you all to my podcast Wow Diaries with Suruchi Malhotra. Science never lies and so does stars. सितारे और साइंस, इसका एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी। तो क्या कहते हैं आपके सितारे और क्या कहने वाले हैं आपके सितारे आने वाले समय में, और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में पंडित चेतन जोशी जी के साथ। वेलकम सर। नमस्ते जी। पंडित जी, आप ये बताइए कि हम जब जन्म लेते हैं हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली, तो कुंडली बनाई जाती है बच्चे की। तो कुंडली कैसे बनती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और सबसे पहले ये किसने स्टार्ट किया? क्योंकि हम देखते हैं प्राचीन गुरुकुल में भी ये एक साइंस था जो पढ़ाया जाता था। तो ये कुंडली का कॉन्सेप्ट कैसे आया, किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? कुंडली जो है वेदांग ज्योतिष से चला है ना। सबसे पहले भृगु ऋषि ने इसकी लिखा हुआ है, और उसके बाद में और भी जैसे जैसे जो महर्षि हुए, जैसे पाराशर हुए, वारामीर हुए, तो इन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया है। और कुंडली में क्या होता है, इसमें 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशि होती है, उन सब का गणना चक्र चलता है। तो जैसे आज के ज़माने में कंप्यूटर से सब गणना इजी हो जाती है, तो पहले क्या था, ऋषि महर्षि जो तारे होते हैं, सितारे होते हैं ना, उनकी चाल से उस गणना को समझते थे। उन्होंने उस गणना को काउंट करके ये सब घटनाएं पहले ही बता दी थी कि इसी समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेगी। ये मतलब एक तरह से पूरा मैथ्स है, अगर देखा जाए तो मैथ्स है, साइंस है, क्योंकि गणना करना, गणना जैसा शब्द जो आ जाता है थोड़ा मैथ्स की तरफ आ जाता है। बिल्कुल मैथ्स है, साइंस भी है। आप चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आज आपको पता हाँ। थोड़ा सा लेट चलता है, पर हमारे इसमें पहले ही दे दिया जाता है कि इस तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, साल में इतने ग्रहण बनेंगे आपकी बार। कई बार देखने में आता है पंडित जी, जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरी कुंडली बनी, लेकिन कई बार एक घर में जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। शायद दोनों में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता होगा, 1 मिनट 2 मिनट, या मुझे तो नहीं मालूम। तो उनकी क्या कुंडली अलग अलग होगी, या उनकी जो एस्ट्रोलॉजी में जो उनका जो भी सितारे होंगे वो अलग होंगे और उनका भविष्य अलग होगा जुड़वा होने के बावजूद भी? बहुत बार ऐसा होता है कि ये हमारे पास सवाल आता है, जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ न कुछ फर्क रहता है, कुछ क्षण का। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, सितारों की चाल चलती है, तो ग्रहों की चाल रहती, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जन्म कुंडली है वो लगन से चलता है। अच्छा। अगर लगन चेंज हो गया तो पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। अगर लगन चेंज नहीं होता है, क्योंकि लगन लंबा समय का होता है, अगर एकदम से चेंज नहीं हुआ, पर सब ग्रहों की चाल, चूंकि बच्चे के जन्म में मोस्टली कुछ सेकंड का फर्क रहेगा, तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंस आएगा। तो कुंडली में इतना आपको नहीं दिखेगा, पर अब जैसे आप जुड़वा बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ एक समय पे 2 सिटी में अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो ब्रॉटअप होता है ना, उनका जो एटमॉस्फेयर होता है, इन्वायरमेंट होता है, उन सब का भी रोल रहता है। और ऑनेस्टली बोला जाए तो कर्मास, वो बच्चे जैसे बड़े होते जाएंगे, है ना, कहीं ना कहीं कर्मास, उनका ब्रॉटअप कैसे हुआ है, किस कंडीशन पे गए। हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि ग्रह लगभग सेम बनते हैं, और जब अच्छे ग्रह बनेंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा बनाएंगे, और बुरे ग्रह बनेंगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा।
हाँ, क्योंकि कुंडली जब बनती है तो मेरे ख्याल से टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब देखकर कुंडली बनाई कुंडली, जाती एक है। कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है उसका डेट होना, फिर उसका टाइम होना और बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस भी हम इसलिए लेते हैं ताकि हम उसका अक्षांश और देशांश जो रहता है वो अच्छे से निकाल सके। और सिटी इसलिए लेते हैं कि हम उसका सूर्योदय से जो अंतर रहता है वो अंतर को निकाल सके, जो टाइमिंग का अंतर रहता है। जी। जैसे अपने इंदौर का समय अलग है तो दुबई का समय अलग है, जी लंदन का समय अलग है, जी, तो बिल्कुल। उससे फर्क निकल जाता है। सूर्योदय, क्योंकि हिंदू पंचांग में सभी गणना सूर्योदय के बेस पे चलती है। हमारे सारे लगभग त्योहार या सब सिस्टम जो रहते हैं वो सूर्योदय के आधार पे चलते हैं। पंडित जी, हमारा सूर्य पंचांग कहलाता है। कई बार आजकल हम देख रहे हैं त्योहार 2-2 दिन आ रहे हैं। जन्माष्टमी दोनों दिन है, अष्टमी 2 दिन है, नवमी 2 दिन है। तो मैंने ये सुना है कि जब सूर्योदय के हिसाब से सपोज शाम से लग गई अष्टमी, तो शाम वाली नहीं मानी जाएगी, नेक्स्ट डे से जो अष्टमी वो मानी जाएगी। तो उसका कारण यही है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम सूर्योदय से चलता है, सूर्योदय से होता तो है। वो सूर्योदय के आधार पे ही चलेगा। हाँ, पर जन्माष्टमी के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो रात की मानी जाएगी, क्योंकि जन्म रात का कृष्ण है। भगवान का जन्म रात में हुआ था। तो आज तो हमारे जिस दिन- व्यूअर्स को एक नई चीज जिस पता दिन चली है। रात में जन्माष्टमी आ रही है वो रात की जन्माष्टमी रात में ही मानी जाएगी। तो मतलब व्रत उस दिन सुबह से ही रख लेना। हाँ, उस दिन सुबह से ही। तो ये आज हमें नए पता चला है चीज कि जब 2-2 तिथियां एक साथ पड़ती हैं तो आप जो तिथि सूर्योदय से लग रही है कृपया उसको माने, क्योंकि वही सही है। तो पंडित जी, कई बार हम देखते हैं पहले जॉब में जैसे कोई है और सपोज उसने बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और यारी दोस्ती है, पुरानी दोस्त है, तो सोचते हैं बिजनेस पार्टनर हो जाए। कई यूजुअली ऐसा देखने में आता है, या तो कई बार बहुत अच्छा बिजनेस 2 लोग मर्ज हो गए, या फिर कोई दोस्ती है उसमें बिजनेस कर लिया। तो क्या ये पहले से लिखा हुआ है कि वो बिजनेस करेंगे, या इनकी कुंडली में ऐसा कुछ है, या इनके बिजनेस लिखा नहीं हुआ साथ में और इससे इनकी कुंडली पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, या क्या? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश दें देखिए, हमें, ज्ञान। 2 व्यक्ति हैं, चाहे वो 2 दोस्त है ना, चाहे वो पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर भी है। बात यह है कि हम नया बिजनेस कर रहे हैं तो क्या उसके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो, दोस्ती अपनी जगह पे है, बिल्कुल। बिजनेस अपनी जगह पे। बिजनेस के लिए हमको कहीं ना कहीं उसका सप्तम भाव देखना पड़ेगा, दोनों का भाग्येश देखना पड़ेगा, आने वाली दशा देखनी पड़ेगी। अगर दोनों की दशा अच्छी आ रही है और दोनों साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। नहीं तो कभी कभी हम देखते हैं कि एक बंदा मट्टा हो जाता है, कुछ भी नहीं करता, और एक बंदा जी तोड़ मेहनत करता है, तो फिर कुछ समय के बाद वो दोस्ती भी टूट जाती है, बिजनेस भी खत्म हो जाता है। तो मेरा ये कहना होगा कि अगर अपन पत्रिका मिला के करें, कुंडली मिला के करें या कुंडली देख के करें तो फायदे में रहेगी। पंडित जी, ऐसे कई बार कहते हैं हम कि जैसे बहुत अगर हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएं या जाने लगे तो क्या हमारा डिपेंडेंट हो जाती है लाइफ उस पे? क्या कह सकते हैं इस बारे में? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप डिपेंड हुई। हाँ, जब हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, है ना, इसको आप नित्यकरण में मत लीजिए। खाना खा रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं, इन चीजों में नहीं। जब भी हम जीवन में, जैसे हम मकान बनाने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, या कुछ नया व्यापार करने जा रहे हैं, तो इसकी सलाह लीजिए। बड़े अवसर पे इसकी सलाह लीजिए, फायदेमंद रहेगी। ये इस प्रकार का है, जैसे अपन हेल्थ चेकअप के लिए बात करना चाहेंगे कि जैसे अब आज मैं 50+ हूँ, अगर मैं चेकअप करवाता रहूँगा तो मेरे को पता रहेगा कि मेरे कौन सी बीमारी आने की संभावना है, तो उससे बचा जा सकता है। एग्जैक्टली इसमें भी कि आपका ये समय थोड़ा सा बुरा आने वाला है, कि भाई अपने को ट्रेवल थोड़ा सा अवॉइड करना है, या भी शुगर होने की संभावना हो सकती है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, तो चीज़ों से बचा जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, सिर्फ गाइड कर सकते हैं, करना तो आप ही को होगा। छोटा सा कहानी जैसी कहीं चल रही थी तो मैंने सुना था कि जब कृष्ण और अर्जुन, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो धृतराष्ट्र को किसी जो है पंडित ने बताया था कि भाई दुर्योधन ही जीतेगा, बट उसके बाद भी वो जीत नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि वहां कोई है उस रणभूमि में जो उसके ग्रह नक्षत्र बदल रहा है। तो ये भी होता है, क्योंकि ईश्वर के हाथ में तो सभी कुछ है, अगर वो बदलना चाहे तो पल में बदल दें। तो इतना स्पिरिचुअल होना पड़ेगा शायद उसके लिए, या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। कृष्ण भगवान ने भागवत जो गीता कही है जी, है ना, वो उसी रणभूमि में है। बिल्कुल। कृष्ण भगवान चाहते तो 1 सेकंड में उस युद्ध को खत्म कर सकते थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने नारायण सेना पूरी उनको दे दी थी। हाँ,
दुर्योधन के दुर्योधन को। नारायणी से, क्योंकि उन्होंने बोला मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध का परिणाम तो उनको पता था कि कौन जीतेगा। जी। उन्होंने नारायणी सेना दे दी, शस्त्र भी नहीं उठा, बस क्योंकि उनको कर्म का भरोसा था कि जिस बंदे के कर्म अच्छे हैं वही विजय होगा, और जिसके कर्म गलत है उसका हारना निश्चिंत है। कर्मों के हिसाब से ईश्वर साथ देते हैं। कर्मों के हिसाब से पूरा शास्त्र चलता है। और हम यही कहते हैं कि देखिए, जन्म से कोई चोर पैदा नहीं होता, जन्म से कोई विद्वान पैदा नहीं होता। जब गुरु की दशा अच्छी रहती है तो वो विद्वान बन जाता है। और चोर राहु अच्छा। कहीं ना कहीं वो उसको दुराचारी बना देता है। जब पापी ग्रहों की दृष्टि आती है, ऐसा नहीं राहु पूरा ही होता है, राहु रातों रात सितारे भी चमका देता है। कितने ग्रह होते हैं पंडित जी? जिस 12 ग्रह हैं। ग्रह तो 9 होते हैं, ग्रह 9 है, हाँ 9 ग्रह, नवग्रह बोलते हैं हम और लोग। 12 भाव होते हैं कुंडली के। हाँ, 12 अलग वो अलग confusion जगह पे जब ये ग्रह बैठते हैं, उस हिसाब से अपना अपना प्रभाव। और नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र होते हैं, इनकी चाल बदलती रहती है। सबकी चाल बदल। और कुंडली बनती है कि जब हमारा जो जन्म हुआ है उस समय कौन सा ग्रह नक्षत्र किस ग्रह में किस हाउस में बैठा किस हुआ हाउस है, में बैठा है, वो उस हिसाब से चलता है। उस हिसाब से वो आपका पूरा जीवन। कैलकुलेट सिस्टम रहता है, वो करके निकालना पड़ता है। जब 9 ग्रह में से बहुत सारे ग्रह जब अच्छे भाव में आते हैं या वो उच्च की स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है ना। पर कई कई वो ग्रह अगर थोड़े से कंडीशन खराब हो जाए या नीच किया जाए, बहुत उसमें चला जाता है। जैसे कहते हैं किसी किसी कुंडली में राजयोग होता है, तो वो क्या योग होता है? राजयोग की तो परिभाषा, एक तो होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक अच्छा। होता है राजनीति। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में राजयोग है? बिल्कुल, गवर्नमेंट सेक्टर तो राजयोग है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। आज आईएएस आईपीएस ये सब राजयोग की श्रेणी में आते हैं। अच्छा। तो ये तभी बन पाते हैं जब जिनका सूर्य अच्छा होता है, जिनका मंगल अच्छा होता है। अब कहीं ना जन्म कहीं- के हिसाब जन्म के हिसाब से अगर इनका सूर्य मंगल अच्छा है, बाकी ग्रहों की अच्छी है, तो 100% वो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति आए थे मेरे पास काफी समय पहले, वो बंदा नेवी से रिटायरमेंट लेके आया था, अपने इंदौर में पीएससी लेवल की तैयारी कर रहा था। अच्छा। 2018 की बात है। तो उस वक्त चर्चा हुई तो बोले यार कि मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो लगता है 2-3 साल और लगेंगे आपको। बोले नहीं नहीं, मैं अभी क्लास में नंबर 1 रैंक पे चल रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को नहीं पता, पर जो कुंडली बता रही है वो तो वही कह रही है कि कम से कम 3 साल लगेंगे। अनहोनी हो गई, कोरोना आ गया, सारे रिजल्ट रुक गए और 23 में ही उनको पोस्टिंग मिल गई। ये सितारों की चाल है। ये सितारों की चाल है। जो आपके नसीब में लिखा होगा वो मिलेगा जरूर, पर वो मिलेगा तभी जब उसको मिलना है। अच्छा, और दूसरे पॉलिटिशियंस राजयोग? दूसरे पॉलिटिशियंस जिनके राहु अच्छे होते हैं, सूर्य भी अच्छे होते हैं, वो बड़े पॉलिटिशियंस कहलाते हैं। कहते हैं हम राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं, शनि राहु केतु, जिनसे डर लगता है लोगों को। तो क्या ये सच है कि इनसे डरना चाहिए? देखिए, शनि को बुरा नहीं मानते हम लोग। शनि क्या है, एक आप भी स्कूल गए होंगे, जी। देखा होगा कभी कभी कोई टीचर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। बात बात पे डांट देते हैं, डांट सजा देना, देना। सजा देना। एग्जैक्टली शनि वही करता है। आप गलती करोगे, आप गलती करोगे तो वो तुरंत दंड तो देगा। शनि कर्मों का देवते हैं। हाँ, शनि कर्म। अब लोग डरते हैं, डर क्यों रहे हैं? क्योंकि कर्म गलत कर्म है। खराब है। अगर आपके कर्म अच्छे तो आप बिल्कुल वो डरिए, वो आपको रिवार्ड करेगा, वो आपको बकायदा अवार्ड देगा। आप कुछ अच्छे फल कर रहे हो तो 100% वो आपको देगा। और राहु केतु? राहु केतु छाया ग्रह है। अच्छा, छाया ग्रह क्या होता है? छाया ग्रह मतलब क्या होता है कि इनका अस्तित्व जो है, वैसे अगर आपने देखा होगा ये एक ही है क्या पंडित जी? इसके बीच में क्वेश्चन है कि एक ही है राहु केतु, ये- बस आधे आधे पार्ट में डिवाइडेड है? सुनिए मेरी बात। हाँ जी। ये क्या था कि राहु और केतु जब अमृत का मंथन हुआ था, है ना, जब भगवान में अमृत बट रहा था, तो जो राहु जो था वो उस अमृत के उसमें चला गया था। अच्छा। बेस बदल के। अच्छा। तो भगवान को पता चल गया था, भोलेनाथ को, तो उन्होंने फिर रूप धारण किया था और उन्होंने उसका वध कर दिया था। तो उनका धड़ अलग गया और वो गया, तो नीचे का हिस्सा केतु कहलाया, ऊपर का राहु कहलाया। ये छाया ग्रह है। ये जहाँ पे भी बैठते हैं ना, कुंडली के 12 भाव होते हैं, जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। हाँ, पर कभी कभी अच्छी अवस्था में हो, क्योंकि आप इनको बहुत, इसको सीखने के लिए बहुत जज करना पड़ेगा। बहुत बार लोग बोलते हैं राहु आपका खराब है, आपको बुरा फल देगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। राहु का क्या होता है कि उसकी दृष्टि भी देखते हैं हम लोग, वो कितने डिग्री पे बैठा हुआ।
अच्छा, अनएक्सेप्टेड वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे देता है कि आपको 100 लोगों ने डराया होगा। तो पंडित जी, कुंडली के द्वारा क्या किसी की आयु भी हम पता लगा सकते हैं, या उसे क्या बीमारी होने वाली है, कोई भयंकर बीमारी तो नहीं है, या उसकी कुंडली में ऐसे योग तो नहीं है, जीवन में ऐसे योग तो नहीं, ये पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता चल जाता है। छठा भाव बीमारी को रिप्रेजेंट करता है और आठवां आयु को। छठे और आठवें घर में जब भी शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तो अगर जैसे गुरु बैठ जाएगा तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी, बुध होगा तो अच्छा। स्किन की प्रॉब्लम होगी, है ना, राहु होगा तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो पता चल जाता है। और फिर दशा महादशा भी मायने रखती है। ये और क्या रही है? बात आयु की, आयु में अगर शनि बैठ गए तो आयु बढ़ जाती है। अच्छा। जब भी पापी ग्रह वहाँ बैठ जाएंगे तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अदरवाइज जो शुभ ग्रह बैठते हैं या दशा महादशा में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये परेशानी आ सकती है। मार्केस की जब दशा चलती है ना, उसको हम अष्टम की दशा बोलते हैं। मार्केस की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। व्यक्ति मरता नहीं है पर वो कष्ट भोगता है। मार्केश की दशा क्या होती है? मार्केस क्या होता है, हम लगन से देखते हैं। अच्छा। जो भी लगन है उसके सप्तम की दशा या अष्टम की दशा महादशा जो होती है ना, उसकी अगर दशा महादशा चल रही है तो वो मार्केस की दशा कहलाती है। और मार्केस की दशा उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। जब भी उसके शुभ ग्रहों की दशा चलती है या शुभ घर की दशा चलती है ना, जैसे सेकंड हाउस हो गया, फिफ्थ हाउस हो गया। अब सपोज करो किसी का शुक्र उच्च का बैठा हुआ है ना, सेवन्थ हाउस का है, तो उसका व्यापार अच्छा चलेगा, उसका पार्टनर अच्छा होगा, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि शुक्र देता है, वीनस। वीनस बहुत ज़्यादा देता, अनलिमिटेड। हम तो बोलते हैं कि जिसका शुक्र उसका तो वो तो गोल्डन चम्मच लेके पैदा हुआ है। मतलब वो ब्रांडिंग पर्सन है, वो ब्रांड के साथ रहता है, उसको हर चीज़ हाई फाई चाहिए। और कुंडली से हम ये भी पता लगा सकते हैं पंडित जी कि कौन सा बिजनेस हमारे लिए ठीक होगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। आपके जो भी ग्रह दशा चल रही है उसके आधार पे चलना होता है। फिर आपका सेवन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से अगर किस ग्रह की अच्छी युति बनी हुई है या कौन से ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, उसके आधार पे हम सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कारोबार ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक फिर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे कोई व्यक्ति है कपड़े का कारोबार कर रहा है ना, अब उसका बुध का अच्छा बैठा हुआ है, तो उसको सिर्फ, नो डाउट हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई बुध से आप कपड़ा मत करो, पर अगर वो कागज पेंसिल से रिलेटेड कुछ करता है तो तो वो ज्यादा फायदा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा। स्टेशनरी का काम। स्टेशनरी, इससे रिलेटेड ज़्यादा काम पड़ेगा। गुरु का काम, अब चूंकि गुरु किसी का अच्छा बैठा हुआ है तो वो एजुकेशन फील्ड में अच्छा होगा। अच्छा, वो आचार्य गुरु के से पद पर- रिलेटेड। वो गुरु से रिलेटेड, क्योंकि गुरु का काम ही है वो शिक्षा। प्राइमरी टीचर से लेके आपको हाई लेवल के प्रोफेसर तक, चाहे वो एमबीबीएस का प्रोफेसर क्यों ना है, वो गुरु की वजह से यहाँ पे मायने रखता है ये। कई बार देखा गया पंडित जी, जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तब तो वो बहुत अच्छा चलता है कुछ सालों तक, उसके बाद कई बार डाउन आ जाता है, तो क्या ये ग्रहों की दशा बदल जाती है इसकी वजह से ऐसा है? ग्रहों की दशा बदलती है, चाल बदलती है, आपकी दशा महादशा चेंज होती है। जब हम रात में सोते हैं तो ऐसा लगता है कि रात लंबी समय तक जाएगी, थके हुए रहते हैं, पर सुबह होता ही समय चेंज हो जाता है तो उठना पड़ता है, फिर काम करने पड़ते हैं। ऑनेस्टली जैसे ही दशा आपकी गई, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो ये तो चेंज होना फिक्स है। हर वक्त आपकी अच्छी दशा नहीं हो सकती और हर वक्त आपकी बुरी दशा नहीं हो सकती। इसीलिए हम बोलते हैं कि पेशेंस के साथ रहिए, कोई भी काम करिए ना पेशेंस के साथ करिए, शांति बना के रखिए, बाद दिन, दिन के बाद रात आनी। जीवन बहुत आगे तक जाना है। तो बिजनेस के बारे में हमने जाना, अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी विवाह के बारे में। हमारे में बोलते हैं कि कुंडली मिलान करके विवाह होना चाहिए, और आजकल ज्यादातर तो लव मैरिजेस हो रही हैं, तो मुझे तो लगता नहीं वहां कोई कुंडली मिला रहा है। तो क्या ये भी एक संकेत है ग्रहों का कि इनकी लव मैरिज होगी या इनकी अरेंज मैरिज होगी, और कुंडली मिलान कितना आवश्यक है शादी विवाह के लिए? देखिए, हम इतना कह सकते हैं कि भाई जो प्यार करते हैं वो कोई कुंडली देख के तो करते नहीं। जी। प्यार करना अपनी जगह पे, क्योंकि वो तो शुक्र करवा देगा, अच्छा। पंचम स्थान पे बैठा है तो, पर उसके बाद में अगर पंचम में केतु बैठा तो वो धोखा भी तो करवाएगा, वो डिटेच भी तो करवा देगा। उसका काम ही यही है कि वो जहाँ बैठेगा वहाँ से डिटेच करवा देगा।
तो कुंडली मिला के शादी करोगे, दोनों की दशा महादशा देख के करोगे तो अच्छा रहेगा। और अब आपने जैसे कहा है कि भाई प्यार करना अपनी जगह पे, शादी करना, पर हम देख रहे हैं आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग लव मैरिज का है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग तलाक का चल डिवोर्स रहा भी है। है, बिल्कुल। क्योंकि वो लोग ऐसे ही शादी कर रहे हैं, फिर ऐसे ही भुगत रहे हैं। समय के साथ पता चलता है कि जो हमने सोचा था वैसा ये व्यक्ति है ही नहीं, फिर वो उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। कुंडली के थ्रू ये भी पता लग सकता है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ये 100% भी पता लगता है। बिल्कुल पता चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। कुंडली एक आईना है, वो आपको, आप ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, अक्सर क्या होता है कि लड़कियां शादी से पहले ही पूछ लेती है अच्छा। कि ये भाई कहीं देख लो पहले से ही कैसे क्या रहेगा। नहीं नहीं, मेरे तो 21 साल हो गए शादी को पंडित नहीं, जी। मैं आपका नहीं है, जी आपका जी नहीं, नॉर्मल वे में बता जी। रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशंस रहती है। जी बच्चा हर कोई अपने लाइफ को सिक्योर करना चाहता है, बिल्कुल। तो और पेरेंट्स भी पूछते हैं, तो भाई पता तो चल जाता है, पर जरूरी नहीं है कि हम किसी की प्राइवेसी में ज़्यादा इंटरफेयर करें। हम बता जरूर देते हैं कि संभल के चलना है या बचना है, चाहे वो कोई भी हो। रास्ता जरूर बता देते हैं कि आप ये, मतलब क्योंकि क्या होता है, देखो शुक्र जो होता है वो अच्छी चीज़ों के लिए भी होता है ना। हम मानते हैं लड़के का शुक्र होना अच्छा है, पर लड़की का शुक्र होने के साथ गुरु भी होना अच्छा है, क्योंकि गुरु होगा तो वो बहुत अच्छे से रहेगी। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वीनस और मार्स की युति बन जाए, राहु के साथ शुक्र आ जाए, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो ही जाते हैं, और वो शादी के बाद में भी हो जाते हैं। क्या ये कार्मिक भी होते हैं पंडित जी? 100% कार्मिक होते हैं। कार्मिक होते तभी तो, बहुत बार हमने बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत बार देखते हैं ना कि एक एज के बाद एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे के साथ थोड़ा सा उसमें रिलेशनशिप में आ जाता है। हाँ। फिर पता चलता है कि ये रिलेशनशिप उसके लिए दुखदाई हो रहा है, तो वो उस प्रकार से कार्मिक हो गया, क्योंकि आपने कुछ समय दोस्ती करी, वो दोस्ती अब दुखदाई हो गई है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे मैं कई बार इंस्टाग्राम पे ही देखती हूँ कि ट्विन फ्लेम। आप कुछ मतलब बताएंगे ट्विन फ्लेम क्या है? इसको हम बोलते हैं सिचुएशनशिप। अच्छा। आप जो कार्मिक वाली बात अभी अपन ने करी, वही सिचुएशनशिप में, क्योंकि अक्सर आजकल हर कोई व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, जी। तो घर पे समय नहीं दे पाता है ना, घर की वो परेशानियां भी नहीं समझ पाता है। बहुत सारी लेडीज भी है जो काम कर रहे हैं आजकल, दोनों हाउसवाइफ दोनों हैं अपनी जगह पे, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं, जी। तो नहीं समझ पाते। तो उस वक्त क्या होता है, कोई व्यक्ति कहीं से भी थोड़ा सा अटैच हो जाता है, तो यही कार्मिक है। वो सिर्फ एक अटैचमेंट है, पर वो कब धोखा देगा, परमानेंट नहीं। कब आगे जाएगा, इसका कोई वो हल नहीं है। वो जब अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा है, पर जब वही चीज दुख देने लगती है ना, फिर बहुत परेशानी हो जाती है, बहुत बड़ा सर दर्द हो जाता है। क्योंकि वो ठीक है, समझदार हो तो अच्छी बात है, पर ये चीज गलत है। और कई बार बहुत से विवाह संबंध ऐसे भी देखे गए हैं कि शादी हुई, मतलब माँ बाप के जो है माता पिता की इच्छा के अनुसार शादी हुई, और उसके बाद वो लड़की जो है जीवन भर भुगत रही है। ये वो आदमी अच्छा नहीं है, या परिवार अच्छा नहीं मिला। जैसे हम तो कई बार मजाक में भी कहते हैं भाई सास से कुंडली मिलवा लो। तो जीवन भर कई बार महिलाएं भुगतती रहती हैं। तो ये भी शायद कार्मिक होता होगा कि क्या लिखा हुआ था, आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से? सुनिए मेरी बात, देखिए वो इसलिए भुगत रही है क्योंकि उनके हस्बैंड का गुरु अच्छा है, समझ रहे हो ना, इसलिए उनको पार्टनर ऐसा मिला जो लेट गो में बिलीव करता है। पार्टनर झगड़ा नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ ईगो नहीं टकरा रहा है। वो दुखी भी है, पर वो तलाक नहीं ले रही है। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। वो दुखी तो है, हाँ। पर वो तलाक नहीं ले रही है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं उस बंदे का गुरु अच्छा है, कि उसको जो पार्टनर मिला ना, वो लेट गो करने वाला मिला। हाँ। वो दारू पी के दंगा करता तो भी उसको वही अच्छा लगता है। हम कितना भी सब, क्योंकि उसकी पत्रिका में तलाक के योग ही नहीं है ना, आप क्या कर लोगे, उसको रहना ही पड़ेगा, वो उसी के साथ जाएगी। हम कितना भी समझा ले, क्योंकि अटैच्ड हो गए ना वो। यही तो ग्रहों का मिलान है। कई बार बच्चों की वजह से जो है पत्नियां साथ रहती हैं कि बच्चे हो गए हैं, इनको बड़ा कर लें, इनको पाल लें, इनका कुछ एक भविष्य बन जाए। राम किसी को मारे नहीं, ना हत्यारा राम। हाँ। यही तो कर्म है। हमारा कहने का मतलब, ग्रह क्या होते हैं, किसी न किसी माध्यम से ही तो आपको बांध के रखे हुए। जब पत्रिका में तलाक नहीं लिखा हुआ है, तो चाहे तो आप बच्चों के माध्यम से रुकोगे, चाहे अच्छा। आपके पास पैसा नहीं इसलिए निमित्त है। रुकोगे, निमित्त है, कहीं घर नहीं है इसके लिए रुकोगे।
या आपका बैकग्राउंड पूरा कमजोर हो चुका है, इसके लिए आप जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं निमित्त बन चुका है, तो अपने को रहना पड़ेगा। अगर वो निमित्त नहीं है और तलाक के योग है, तो बच्चे क्या, आप 4-4 बच्चों के साथ तलाक होते देखा हमने, भाग जाती बीवी किसी और के साथ, क्या कर सकते, क्योंकि उसमें उसका सुख नहीं लिखा हुआ है। जब सुख नहीं लिखा हुआ है तो उसको भोगना ही पड़ेगा ना। अच्छा, एक मैंने सुना था कहीं कि जब रावण का पुत्र मेघनाद हुआ था, तो रावण क्योंकि इतना शक्तिशाली था, उसने सारे ग्रह एक जगह बिठा दिए थे। मेघनाद का शायद वो कुंडली ठीक करने के लिए या जो भी हो, ऐसा एक शक्तिशाली पुत्र पाने के लिए। क्या ये कहानी सही है और क्या ऐसा हुआ था और इससे क्या फर्क पड़ा? क्योंकि मेघनाद तो भी मारे गए लक्ष्मण के द्वारा। देखिए, ये कहानी कितनी सही है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को इतना जरूर पता है कि भाई रावण ने 9 ग्रह को बंदी बना लिया था। अच्छा, है ना। वो सब के सब बंदी बना के उसने ऐसा बताते कि उल्टा लटका दिया था। हाँ हाँ है ना। और शनि को उन्होंने अपने सिंहासन के नीचे दबा के रखा था। ओ, क्योंकि शनि की जो नजर होती है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब भगवान हनुमान जी वहां पहुंचे थे, बजरंग बली जब वहां पहुंचे थे, जब लंका में मतलब हुआ था, तो जब इनके पूंछ में आग लगाई थी तो पूरे लंका में अफरा तफरी मच गई थी। तब शनि भगवान वहां से आजाद हुए थे और वो आग उसी की वजह से लगी थी। और शनि सीधे सामने खड़े हो गए थे और तीसरी दृष्टि के साथ वो पूरी लंका जल गई। वो वक्र दृष्टि जो बोलते हैं, वक्र दृष्टि लग गई, सीधी सप्तम की दृष्टि थी, पूरी लंका जल गई। इसीलिए शनि के साथ साथ हम हनुमान चालीसा को जरूर बोलते हाँ, कि भाई आप शनि अगर प्रॉब्लम है या शनि की परेशानी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे विदेशों में हमारे दोस्त रहते हैं, क्लाइंट रहते हैं, वहाँ कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, तो हम बोलते हैं हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हो भाई, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो हनुमान चालीसा तो कर ही सकते हो, तो उसका प्रभाव भी आपको मिलेगा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डर। को डर देखने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो पंडित जी, क्या कुंडली से भी पता लग जाता है कि कितने बच्चे होंगे और उन बच्चों का फिर भविष्य क्या होगा? देखिए, या ये बच्चों की कुंडली से पता लगता है? नहीं, कुंडली से इतना पता चल जाता है कि आपको संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, है ना। पहले तो बता दिया जाता था, पर आज के जमाने में क्या है कि एक बच्चे के साथ ही लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। अगर हम बोले 2-3 है तो फिर कहाँ से होंगे। तो संतान सुख से रिलेटेड पता चल जाता है। अगर 5th हाउस में राहु या कभी पापी ग्रह बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज से दूर कर देता है। अच्छा, राहु का काम ही है जहाँ बैठेगा उससे दूर कर कोई भी पापी ग्रह, मैं राहु का नाम नहीं लूंगा, पापी ग्रह की दृष्टि हो जाए। 5th हाउस जो है वो संतान का, 5th हाउस संतान, लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, एजुकेशन, इनसे रिलेटेड है। तो मोस्टली वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को प्रभावित कर लेता है। और पंडित जी, एक चीज और है, तांत्रिक क्रिया भी होती है। क्या क्या होती है तांत्रिक क्रिया और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्र एक अलग चीज होती है ना। हम लोग मानते हैं कि पूजा पाठ अपनी जगह पे, हर व्यक्ति को पूजा पाठ करना चाहिए, है ना। तंत्र लोग आजकल शॉर्टकट तरीके से चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करवा ले कि हमको जल्दी फायदा मिल जाए। मैं तो बेसिकली सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि कुंडली में आपके कर्म लिखे हुए और वो कर्म लिखे वो भोगने पड़ेंगे। अगर आप इस प्रकार का कुछ भी कर्म करते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। एक आपने सुना होगा ओरा, हमारे पड़ोस का ओरा अच्छा है ना, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, तो हमको किसी तंत्र वंत्र की जरूरत नहीं। और अगर हमारा घर का ओरा बिगड़ा हुआ है, हमारा घर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हमारे घर में शांति नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दुख देगी। तंत्र क्रिया कहते हैं कि अगर आपने करवा भी लिया और किसी को परेशानी हो भी गई, दुख हो भी गया, तो वो पलट कर आप पर आता है। ये क्या कर्म ही है कि आपने किसी का बुरा किया? तो पहली बात तो मैं बोलूंगा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ऑनेस्टली तो यही है। देखो, अगर ऐसा कुछ होता, अब हमारे पास में भी बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं कि भाई ऐसा कर लो। अरे ऐसा कुछ होता तो आज हर लड़का हर लड़की के साथ लव मैरिज कर लेता, 2-5 हजार रुपए देके कोई कुछ भी कर ले। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। रही बात बुरा करने की, आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो इस गड्ढे में गिरोगे। आप कर तो गलत ही रहे हो ना, तो भुगतना तो पड़ेगा। मुझे तो लगता है गड्ढा खोदते हुए भी आप गड्ढे में ही होते हो, क्योंकि खोद तो आप ही रहे हो। बहुत बार होता है। जिसकी सोच ही नेगेटिव बन जाएगी ना, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। हम देखो, हमारा काम क्या है, हम ग्रह के आधार पे सिर्फ ये बताते हैं
आप अपनी सोच को बदलो। जब सोच आप अच्छी रखोगे, पॉजिटिव वे में रहोगे, तो आपके ग्रह भी आपको पॉजिटिव वे में ही सपोर्ट करेंगे। अगर आप पॉजिटिव वे में नहीं हो, आप, क्योंकि हम तो बोलते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ ही नहीं बैठना है। रहना ही नहीं। वो आपको कहीं ना कहीं आपके इधर आसपास का ओरा पूरा गंदा हो जाएगा। हमेशा पॉजिटिव दोस्तों के साथ बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, कुंडली के थ्रू पता लग सकता है कि आपकी जो संतान है वो क्या करियर चूज करेगी, किस फील्ड में जाएगी और कहाँ उसे फायदा होगा ज्यादा? सुनो, संतान की कुंडली देख के बताया जा सकता है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो विदेश जाएगा, कि वो यहीं पे रहेगा, या उसके जैसे अपन शनि जो रहता है ना, वो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड रहता है ना। उसका फायदा शनि और मंगल दोनों ग्रह कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छा कारोबार करवा देते हैं। तो मोस्टली हर कारोबार से रिलेटेड सब ग्रह कोई ना कोई रिप्रेजेंट करता है। तो अपन देख के बता सकते हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ करने से ये व्यक्ति, वो व्यक्ति की पत्रिका देखते ही समझ में आ जाता है कि किस में नाम कमाएगा। ये स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई बड़ा नाम सचिन तेंदुलकर जैसा कमाएगा, कि कोई गायकी में जाएगा, कि कोई फिल्म हीरो में जाएगा, एक्ट्रेस बनेगा, उससे सब पता चल जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, शुक्र, बुध, गुरु, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके आधार पे सब चीज़ें पता चल जाती है कि ये इसके लिए कौन सा फील्ड उपयुक्त होगा। अच्छा, विवाह करते में हमारे में जब कुंडली मिलाई जाती है तो दो तीन चीजें देखी जाती है, मुझे तो ज्यादा इतना नहीं पता है। जैसे नाड़ी दोष होता है, एक गोत्र भी होता है। तो कहते हैं सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, आप भाई बहन होते हैं। वो गोत्र नहीं, वही नाड़ी दोष है। अच्छा, वही नाड़ी दोष। वही नाड़ी दोष है जी। वो सेम नाड़ी में हम नाड़ी तीन होती है ना, आदि, अंत, मध्य। मध्य नाड़ी 3 होती है। हम चाहते हैं कि नाड़ी क्रॉस हो, अच्छा, है ना, सेम नाड़ी ना हो। अच्छा। और जैसे गण भी होते हैं, हाँ देव, राक्षस और मनुष्य, हाँ, है ना। तो देव का राक्षस के साथ संबंध ना हो। देव का देव के साथ हो, राक्षस का राक्षस के साथ हो, मनुष्य का दोनों के ये साथ। राक्षस दो मिल जाएंगे तो तबाही नहीं होगी? वो सिर्फ गण है, वो सिर्फ गण है। अच्छा, उससे उसका नेचर मत एग्जामिन करिए। अच्छा। नेचर तो उसकी पत्रिका बताएगी, उससे मत सोचिए, है ना। बस मैं बता रहा हूँ कि भाई ये क्रॉस हो तो अच्छा है। पर और मनुष्य राक्षस का अगर हो, गण सेम हो तो अच्छा है। अच्छा। उसके पॉइंट पूरे मिलते हैं, अच्छा। है ना। आपने अच्छा सवाल पूछा, कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जरूरी है भकुट। अच्छा। भकुट से प्रेम देखा जाता है। अच्छा। फिर होता है नाड़ी। हाँ। फिर इन सब से ऊपर जाता है मंगल। अच्छा। क्योंकि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी नहीं करवाते। हाँ, मान लीजिए कि कोई आंशिक मांगलिक है और किसी से जिससे उसका प्रेम विवाह वो करना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से मांगलिक है, तो क्या ये संबंध सही होगा? देखिए, मंगल का नॉन मंगल से रिलेशन हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। अच्छा। आंशिक मंगल चल जाएगा। आंशिक मंगल में क्या रहता है, राहु, केतु, शनि, अच्छा, है ना। ये अगर किसी भी कुंडली में 4, 7, 8, 12 में है, 1, 4, 7, 8, 12 में है, तो हम उसके साथ शादी करवा सकते हैं। पर मैं फिर भी बोलूँगा कि मंगल ना करके पूरी पत्रिका देखिए, दोनों का प्यार देखिए, दोनों की उम्र देखिए, है ना, दोनों का स्टेब्लिश देखिए कि कितने समय तक ये साथ में जाएंगे। वो सबसे ज़्यादा मायने रहेगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार हम देख लेते हैं ऊपर से 18 गुण मिला के कि नहीं ठीक है, तो वो चीज़ को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हमारे यहाँ जैसे ये भी देखते हैं कि जैसे कोई मांगलिक है तो उसकी पहले पेड़ से शादी करा दो तो पेड़ सूख जाएगा। देखिए, सप्तम स्थान पे जब मंगल हो या और भी कोई पापी ग्रह हो तो अक्सर 2 शादी के योग बन जाते हैं। अच्छा। जब 2 शादी के योग बनते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि भाई पहले एक शादी करवा दो, फिर दूसरी शादी। एक प्रकार से टोटका कि हमने एक करके तोड़ दी, तब दूसरी में दिक्कत नहीं आएगी। ये उसका एक विकल्प चुना, विकल्प है। बट ये हर तरीके का इलाज होते हैं, जैसे रास्ता निकाला हुआ है कि भाई एक रास्ता है कि ये अपना लो। आप विष्णु विवाह करवा लो, कुंभ विवाह करवा लो। अच्छा, ना, कुछ ये क्या होता है? ये विष्णु विवाह, जैसे लड़की के अगर 2 शादी के योग है तो पहले विष्णु भगवान के साथ शादी करवा लो। अच्छा, तो कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो शादी के समय भी कर सकते हैं जी, है ना। कुंभ विवाह लड़के के लिए होता है, एक मटकी के साथ अपने शादी करवा ली। अच्छा, किसी पेड़ पौधे के साथ शादी करवा ली, वो विकल्प है। विकल्प। उसको कुंभ विवाह बोलते हैं हम लोग। जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध में बोलते हैं कि हम अपने पितरों के लिए 16 श्राद्ध चलते हैं, कनागत बोलते हैं कुछ लोग। तो इसमें हम पितरों के लिए अपने श्राद्ध करते हैं।
पितरों के लिए खाना खिलाते हैं पंडितों को या लोगों को बुला के। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पुनर्जन्म भी होता है। तो जो हमारे पितर हैं, कैसे पता चलेगा कि उनका पुनर्जन्म हुआ या नहीं हुआ, और हम अभी भी मान लीजिए खाना खिला रहे हैं, या ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा आ जाता है। मतलब इस बारे में आप थोड़ा सा। साइंस बोलती है पुनर्जन्म होता है, हम भी मानते जन्म बिल्कुल। होता है। इसको तो हम जुटला नहीं सकते। कर्मों का हिसाब किताब उसी से चल रहा है। मैं वही वही बात बता रहा हूँ। अभी जैसे हमारे पिताजी ने हमको 40-50 साल तक पाला पोसा बड़ा करा, जी। है ना। आज वो छोड़ के चले गए, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनको 2 टाइम की अगरबत्ती कर ले? पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। ये 16 श्राद्ध निमित्त रखे गए हैं अच्छा। कि कम से कम आप दिन दीजिए उनको, उन्हें याद रखें उन्हें जिस याद- स्थिति पे उनकी मृत्यु हुई है। उस जिस स्थिति पे उनकी मृत्यु हुई है उनको आप भोजन करवाइए, आप गरीबों में दान दीजिए, उनके निमित्त का दान दीजिए, तो कहीं ना कहीं वो लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तिजोरी खोल के लुटा दीजिए, ऐसा नहीं। पर याद तो करिए। याद करिए, सिर्फ याद करने के लिए हम बोलते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे खजाना दो, किसी ब्राह्मण को दो, नहीं, आप गरीब व्यक्ति को दो, मूक बधिर मतलब को, उनका मूक बधिर को दो। उनका जन्म कहीं हो चुका है, मान हाँ, लीजिए। हमने सिर्फ हम उनको याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा करा, हमारे संस्कार है ये। और सबसे अच्छी बात ये कि हिंदू धर्म में ही संस्कार है, बस। हाँ और किसी दूसरे धर्म में आप नहीं देखोगे। जी। ये हिंदू धर्म में ही संस्कार है कि जो आत्मा जा चुकी है आज भी हम उनको याद करते हैं, आज भी हम उनके पीछे बड़े रेस्पेक्टफुली उन स्थिति को हम सब चीजें करते हैं। ये भी एक मिथ था, मैंने सुना था कि अगर हम नहीं करते हैं श्राद्ध तो कहीं जहाँ उन्होंने जन्म लिया है वहां उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, या कुछ खाने पीने का प्रॉब्लम, या समथिंग लाइक दैट। ये ऐसा है ना, अब आज आप और हम श्राद्ध कर रहे हैं, जी। तो अपन कहाँ तक कर रहे हैं? अपने पिताजी, जी दादाजी, जी इससे आगे तो नहीं। जी अब 7 पीढ़ी पहले तो वो तो जन्म ले चुके हैं, जी। बहुत सारे को तो आज नाम भी याद नहीं है कि अपनी 7 हाँ, पीढ़ी सही का बात क्या है। नाम था, तो याद भी जी। नहीं। तो उनका आप थोड़ा ना कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि जिनका जन्म हो चुका है जी। तो वो तो हमको पता ही नहीं कि वो दुखी है कि सुखी है, क्योंकि हम बोलते हैं कर्मास। अगर उन्होंने अपने संतान के साथ अच्छे कर्म करे तो ऑब्वियसली संतान कहीं न कहीं अच्छा काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार देखा जाता है, इससे रिलेटेड एक अपने संतान की बात की तो मुझे याद आया कि कई बार संतान और पिता, इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते। बेटा बेटे की जो है पिताजी से नहीं बन रही, या बेटी की पिताजी से नहीं बन रही। तो कई बार ऐसे ऐसे रिश्ते, ये भी कार्मिक संबंध होते हैं कि कुछ लेना देना करके आए हैं। नहीं नहीं, सब लेना देना करके आए। क्या होता है, हमारी पत्रिका में 12 भाव होते हैं ना, कुंडली में 12 ग्रह 12 के 12 रिश्ते चलाते हैं, जिसमें भाई बहन, चाचा चाची, मामा ताऊ मौसा सब आ गए। जहाँ पे पापी ग्रह बैठ जाता है ना, उस रिश्ते को भी खराब कर देता है। राहु ससुराल से रिलेटेड है, और केतु वो 100% ससुराल को प्रॉब्लमेटिक डालेगा। तो मतलब मेरा राहु तो फिर बहुत अच्छा है। वो होता ही होता है, क्योंकि अब जैसे बुध जो है बहन बेटी से रिलेटेड है। अच्छा। तो मानते हैं ना, शनि जो है वो अपने नौकर से रिलेटेड है। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वैसे बहुत बढ़िया रहते पर नौकरों के साथ नहीं जमती उनकी, हाँ। क्योंकि वो लेबर है ना, वो उनसे रिलेटेड है। सूर्य जो पिता है, अभी आपने पूछा कि भाई पिता से, तो उनका सूर्य अच्छा नहीं है, बिगड़ दे के ही बोल देते हैं हम। तो सूर्य अगर उनका अच्छा नहीं तो मेरे ख्याल उनके काम भी शायद अच्छे नहीं बन पाएंगे, ऐसा कुछ है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा माँ भी होती है। जिसका चंद्रमा अच्छा, उसके माँ के साथ रिलेशन अच्छे, उसके माता जी भी अच्छे। कहीं ना कहीं कुंडली पूरा आईना है। एग्जैक्टली जैसे 12 भाव होते हैं ना, जीवन के जो चीजें जैसे धन, पैसा, मकान, कारोबार, सब ये उनको रिप्रेजेंट बता देते हैं। ऐसे 12 रिश्ते बता देते हैं, ऐसे ही बीमारी को भी बता देते हैं कि भाई कौन सी बीमारी कब क्या हो सकता है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, हर ग्रह से रिलेटेड है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक छोटा सा। आज के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यूथ की, है ना। सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है टेंशन। आज के यूथ, एक तो ये डिप्रेशन एक नया शब्द आ गया है। नया नहीं, मैं वहीं पे ला रहा हूँ। ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये यूथ की सबसे बड़ी समस्या है। भाई ये यूथ को ही क्यों है, दूसरों को तो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके चंद्रमा होता है मन का कारक, माता से रिलेटेड। कहीं ना कहीं इनके रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है। जिसका चंद्रमा अष्टम का होगा
अच्छा। जिसका 8वां चंद्रमा है हाँ है ना, हाँ। वो व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाता है, बहुत अच्छा। जल्दी। जैसे अपन 10 लोग बैठे हैं ना, तो गर्मी पड़ रही है पर 10 को तो नहीं लगेगी, जिसका वजन कमजोर होगा उसको पहले लगेगी। ठंडी के एग्जाम्पल ले लो, ठंडी सबसे पहला किसको लगेगी, जिसका जिसका चंद्रमा वीक, खराब है, बिल्कुल। वो पहले झगड़ेगा। तो ये उसकी पहचान है, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर माँ के साथ संबंध अच्छे तो डिप्रेशन कम होगा। 100% कम होगा, चंद्रमा सुधर रहा है। बच्चे बना कहाँ रहे हैं माँ के साथ संबंध आजकल। यही यही तो प्रॉब्लम है, यही तो हम समझा, हमने इसीलिए तो बोला कि भाई ये युद्ध को कैसे समझा। हाँ भाई पिता को तो वो प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं बोलते जी हैं, जी जी। पर अंदर ही माँ अंदर से ही वो, लड़ाई है सारी। अंदर ही अंदर वो कचोटते रहते हैं कि पापा हमको बाहर नहीं जाने देते, पापा हमको ये नहीं करने, वो नहीं। अरे भाई पापा ही तो सूर्य है, जब सूर्य अच्छा हो जाएगा तो आपका जीवन वैसे भी अच्छा हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं, एक समय के बाद उनको भी अनुभव हो जाता है, जी क्योंकि मैंने 3-3 पीढ़ियां देख ली जी है ना। तो जी। एक समय के बाद उनको अनुभव हो जाता है कि यार हम जो सोच रहे थे वो गलत था, माता पिता से ही। माता पिता से। कई बार एक समय के बाद ही, मान लीजिए पिता और बेटी की नहीं बन रही या पिता और बेटे की नहीं बन रही, एक शुरू में बड़ा अच्छा था और बीच में भी बड़े अच्छे संबंध रहे, और बुढ़ापे तक आते आते ऐसा कुछ, मतलब बेवजह कारण कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं बन रहा आपस में, तो इसका क्या कारण हो सकता क्या है? होता है कि हमारी दशा महादशा चलती अच्छा। है ना। अब जैसे अभी आपने बोला पिता, पिता कहीं ना कहीं उसको सूर्य अच्छा नहीं होगा और उसकी दशा महादशा आएगी, तो ऑब्वियसली देखिए रिश्तों में सिर्फ दरार आएगी। हमारा बोलना है कि कहीं ना कहीं आप में मनभेद नहीं है, मतभेद बढ़ रहे मतभेद हैं, हो सकता है ना। मनभेद नहीं हो रहा है, मतभेद बढ़ रहा है, क्योंकि एक एज गैप हो रहा है। एक जैसे आज मेरी माँ है, आज 80 साल की, हम उनको समझाने की कोशिश करते, बहुत बार वो नहीं समझ सकते, है। वो तो नहीं नहीं समझ समझेंगे सकते, 80 साल में। नहीं समझ सकते। तो वो, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी माँ गलत है कि मैं गलत हूँ, बट वो एक मतभेद है। मतभेद आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो समय पे खाना खा ले, वो इग्नोर कर लेते हैं, स्वास्थ्य का कारण बन जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, कुंडली, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चा पैदा हुआ घर में और बिल्कुल लहर बहर हो गया, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, या ये बच्चा पिता के लिए अच्छा नहीं, क्या बच्चे की कुंडली का पिता माता पर भी असर आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा। अगर अच्छे नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है, आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। अच्छा। आज की ही बात है, आज सुबह फोन था कि भाई हम हमारे बच्चे का जन्म चाहते हैं, क्योंकि वो सीजर होगा, तो आप मेरे को डेट बता सकते हो। ये ट्रेंडिंग हो गई है। अब डेट में कोई आप ज्यादा तो गैप कर नहीं सकते हो, 1 या 2 दिन का फर्क होगा। बिल्कुल। तो उनको मैंने बोला भाई आप कोशिश करिए कि पुष्य नक्षत्र में हो जाए, और बाकी तो ईश्वर की हरी इच्छा पर बल है, जब होना होगा होगा, क्योंकि वो तो अपने कर्म लेके आ रहे हैं, आप बिल्कुल। उसको ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली फर्क ये केस मेरा भी है पंडित जी, मतलब मेरे को डॉक्टर ने सिजेरियन ही बोला था, और टाइमिंग मेरा जो था वो 16 तारीख थी, 16 दिसंबर, और उन्होंने बोला कि आप 2 से 5 के बीच में ही सोचना, क्योंकि इससे ऊपर आप जा नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स था। तो वो 2 तारीख को ही कुछ अच्छा दिन था, 3 से मूल लग रहे थे, तो उस हाँ तरह बस से हुआ। बट ये हमारी लेकिन मेरी मजबूरी हो गई थी कि मुझे करना था, नहीं। है ना, अब देखो, बाकी। अब आजकल क्या हो गया, मजबूरी तो है, जी। आपके साथ जो हुआ वो, अब आजकल ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो गया है। ट्रेंडिंग भी अब हो हर गया कोई है। व्यक्ति चाहता है कि मूल में बच्चा ना हो, बच जाए। मूल में बच्चा होना क्या होता है? मूल नक्षत्र होते हैं ना, 5 प्रकार के मूल की उपाधि है, अतिगण मूल के नाम से जाना जाता है। तो जब मूल में बच्चा पैदा होता, तो वैसे मूल के बच्चे खराब नहीं होते हैं, हाँ हाँ। एक धारणा बन गई है, कहते हैं कि पिता पर भारी पर होते हैं। पिता पे भारी होता है। अच्छा, ये उसके क्या है? अलग अलग नक्षत्र हो में बच्चे का जन्म होता है, हर नक्षत्र में चरण बनते हैं, उस चरण के आधार पर अलग अलग बनता है। मूल है क्या? मूल नक्षत्र है अच्छा। 5 मूल, एक मूल है, उसके 5 रूप है, अतिगण मूल के रूप में माने जाते हैं, और एक प्रकार के ये नक्षत्र है ना, उसके भी अलग अलग चरण हैं। तो वैसे हर चरण का प्रभाव अलग है। कहीं कहीं व्यक्ति मेहनत खूब करता है, पर वो सक्सेस नहीं हो पाता है, और एक समय के बाद तो हो जाता है, बट वो मूल के कारण पिता के ऊपर कुछ समय भारी रहते हैं, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं। एक सवाल और था पंडित जी मेरा, जैसे कई बार बच्चे जो मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ, कोई बीमारी हुई, 4-5 महीने का बच्चा है और डेथ हो गई, तो एक मन में रहता है कि क्या उनका श्राद्ध करना चाहिए? देखिए, अल्पायु में डेथ हुई है ना, श्राद्ध की श्रेणी में नहीं आते हैं, पर चूंकि
हम मानते चूंकि आत्मा तो थी, वो जन्म तो लिया। जन्म तो लिया है, आत्मा तो थी। हम तो ये भी मानते हैं कि आपका किसी अटैचमेंट है, किसी जानवर से भी अटैचमेंट है। तो श्राद्ध का मतलब आप कोई बड़ा वो नहीं कर रहे हैं, आप कोई पुण्य कार्य कर रहे हैं। तो पुण्य कार्य तो करना चाहिए। अगर हमारी नॉलेज में है और कोई बच्चा और उसके पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भी कभी कभी इस पुण्य कार्य को कर सकते हैं। इसका मतलब कोई दोष नहीं लगता है। दोष तो ये हर वक्त श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप एक बार भी जा करके, जैसे आप नासिक में, गया जी में नारायण नागबली अगर एक बार करवाते हैं तो बार बार श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर जिसमें ज्यादा पितरों का है, वो ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनको तो नारायण नागबली करवानी चाहिए। और कई बार मैंने देखा है कि कुंडली में भी पितृदोष होता है, तो ये क्या डिसाइड होगा? क्योंकि कुंडली तो जब बनी तब उनके पिता जीवित थे, तो फिर ये पितृदोष कैसे लगा कुंडली में? देखिए, पितृदोष पूरे परिवार को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा। दादा परदादा से रिलेटेड है वो। पितृदोष, कालसर्प योग, ये जो रहते हैं ना, ये कुछ प्रकार के जैसे दोष है, तो इससे ऐसा है कि वो व्यक्ति थोड़ा संघर्ष करता है। कभी कभी उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता मेहनत करने के बावजूद में भी। तो हम लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि जब भी आपको पितृदोष, कालसर्प योग है, तो एक बार पूजा करवा लीजिए। अगर आप पूजा नहीं करवा सकते तो मैं एक बार फिर आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, जितना हो सके आप भोलेनाथ को जल चढ़ाइए। साल में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिए, तो आपको चाहे पितृदोष है चाहे कालसर्प है, आपको फायदा हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको पितृदोष है तो एक बार पितृपक्ष में पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए। तो ये कैसे होगा कि सपोज हमने एक बार पूजा करवा ली या रुद्राभिषेक करा लिया, क्या ये परमानेंटली हट सकता है? नहीं, परमानेंटली तो कुंडली में जो छप गया वो छपा हुआ रहेगा, वो तो चेंज होने से रहा। हमारा मानना ये होता है कि आपके कुछ पूर्वज है, वो आपके हाथ से पिंडदान चाहते हैं, तर्पण चाहते हैं। अच्छा। तो आप एक बार अवश्य ही वो करें। क्यों? अब वो एंस्टर हो सकते हैं 7 पीढ़ी पुराने हो, पर वो चाहते हैं कि आप इस कुल के हो, आप अपने हाथ से करें। तो आप वो तर्पण दान करिए, पिंड दान करिए। ये श्राद्ध पक्ष में ही होता, तो एक बार अवश्य करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा जिसको पितृदोष नहीं है उनको भी करना चाहिए, और जिनको है उनको भी करना चाहिए। विवाह जब होता है लड़की का, तो उसके बाद उसका कुल चेंज हो जाता है, गोत्र चेंज हो जाता है, तो ये क्यों होता है और इसका क्या आवश्यकता है? मतलब आवश्यकता तो क्या है, आजकल तो खैर दो सरनेम लगा रही हैं लड़कियां। समझाता हूँ। नदी का पानी समुद्र में जाके कैसा हो जाएगा? खारा। फिर वो नदी थोड़े ना कहलाएगी। आपने पूरा परिवार चेंज कर लिया, आप दूसरे सिस्टम में चले गए जी। तो ऑब्वियसली, चूंकि पहले भारत पुरुष प्रधान देश था जी, आज भी है, नो डाउट। आज की महिला शक्ति जागृत हो चुकी, बहुत आगे आ चुकी है। ये पहले के सिस्टम है कि पुरुष प्रधान व्यक्ति होने के कारण पुरुष के घर में गए तो नाम चेंज हो गया। अब आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी औरतें या लड़कियां जो है अपना निकनेम चेंज नहीं करती, लड़के कर लेते। तो ये वो चीज नहीं है, कोई हटके नहीं है, ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। हाँ, लेकिन गोत्र तो बदला ही, और मेरे ख्याल से वो साइंटिफिकली भी ठीक है। साइंटिफिकली ठीक है, बकायदा डीएनए हो गया ना आपका चेंज, बकायदा डीएनए चेंज हो गया आपका। और ये तो गोत्र चेंज हुआ, तभी तो आपका जो बच्चा होगा तभी तो उसको उसमें जाएगा ना, उस गोत्र में जाएगा। क्योंकि देखो 16 संस्कार होते हैं जी। सबसे पहला होता है कि जन्म का संस्कार, जन्म संस्कार सबसे पहले है ना। इसी में एक संस्कार आता है विवाह का संस्कार। आप जब विवाह के संस्कार में बंध गए हो, जब जो 7 वचन जो आपने लिए दिए हैं, तो आपका कुल वहाँ चेंज हो जाता है। क्योंकि संस्कारों में बंधे, जब तक आप संस्कारों में नहीं हो, आप विवाह में नहीं बंधे, आप ऐसे किसी के साथ घूम रहे, आपका कुल गोत्र से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। पर जैसे ही आप विवाह में बंधे हो, आपकी मतलब कुंडली चेंज हो गई हमारी, सीधी भाषा में बोलते हैं। तो एक इससे पहले भी एक बार एक पॉडकास्ट पे मैंने आंसर दिया था, उन्होंने पूछा था कि यार भाई रिलेशनशिप में तो लंबे समय से रह रहे थे, पर शादी होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तलाक की नौबत आ गई? तो मैंने कहा दादा दोस्ती तक तो ठीक था इसके ग्रह, पर 7वें घर में केतु बेटा, वो तो डिटेच करवाएगा ही करवाएगा। शादी नहीं करते, तुम साथ रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर शादी कर ली, चूंकि संस्कार में बंध गए तो वो एक्टिव हो गया आपका काम। दोस्ती से भी रिलेटेड कोई ग्रह होते हैं क्या? कि कई बार बहुत सारे लोग मैंने देखे दोस्त धोखा दे देते हैं। नहीं, ग्रह नहीं होते, दोस्ती का भाव होता 5वां।
अच्छा। है ना। 5वें भाव में जब अच्छे ग्रह बैठते हैं तो अपने दोस्त बहुत बढ़िया बनते हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती होती है। पर अगर वही बुरे लोग बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को परेशान करते हैं, धोखा देते हैं। एग्जैक्टली जैसे छठा घर है, छठे घर में अगर पापी ग्रह बैठ जाएंगे तो पार्टनरशिप में आके अपने साथ धोखा करके जाएंगे, हमको कर्जे में ला देंगे, ओह, हमारा कर्ज बढ़वा देंगे। क्या कुंडली से ये भी पता लगता है कि हम अपना घर कब लेंगे? बिल्कुल पता चल जाता है। अच्छा। जब शुभ ग्रह के दृष्टि होती है तो हम बता देते हैं कि घर का योग, गाड़ी का योग, है ना, संतान सुख, ये सब चीजें पता चल जाती कि आपको कब कब मिलने वाली है। जैसे हमने बताया ना, बीमारी, मृत्यु, ये बुरा समय पता चल सकता है तो ऑब्वियसली अच्छा समय भी पता चल जाता है। कई बार जैसे घर ले लिया, अब उसमें कहते हैं कि वास्तु दोष, ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि वास्तु जैसे ऑफिस ले लिया, अब कहीं अच्छा मिला, अच्छा रेट में मिला, ले लिया हमने ऑफिस, हमें लगा कि ये जगह हमारे लिए ठीक रहेगी, तो क्या उसमें वास्तु दोष कुछ होते हैं? देखिए, वास्तु दोष होता है, उससे कैसे उपाय कर सकते हैं? वास्तु दोष होता है, कोई अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलकर कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई चीज, क्योंकि हमारा जो भूभाग होता है ना, ना, उसको वास्तु पुरुष के नाम से माना जाता है। अच्छा। कहीं कहीं से अगर नेगेटिविटी नहीं क्रिएट हो रही है तो अच्छी बात है, अगर पॉजिटिविटी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करना चाहिए। कभी भी बड़ी प्रॉपर्टी या बड़ा कोई सौदा कर रहे हो तो ऑब्वियसली किसी से कंसल्ट होना चाहिए, तो वो आपको सही गाइड करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा ईस्ट फेसिंग मकान की वैल्यू ज़्यादा होती है बनिस्पत साउथ फेसिंग। कम से कम 2-2.5 लाख का अपने इंदौर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन साउथ में मैंने देखा है कि मतलब लोग प्रेफर करते हैं साउथ फेसिंग हाउस। साउथ फेसिंग को नहीं, ईस्ट फेसिंग को। ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग साउथ फेसिंग की क्या मतलब साउथ वो है? फेसिंग में दिक्कत कुछ भी नहीं है। साउथ फेसिंग का क्या वास्तु परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये क्या कुंडली के हिसाब से फर्क पड़, मतलब सपोज मेरी कुंडली के हिसाब से साउथ फेसिंग बहुत अच्छा है मेरे लिए, बहुत या ऐसा सारी, कुछ है? सुनो, बहुत सारी राशियों में साउथ फेसिंग फलित होता है। अच्छा। ऐसा नहीं है, अगर अपन इसको अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो बता सकते हैं कि बहुत सारी राशियों को साउथ फेसिंग मकान चल जाता है ना। मतलब जैसे वृषभ, कन्या, मकर वालों को साउथ फेसिंग सूट हो जाता है, वो अच्छा। ले भी लेते हैं और सूट भी होता है। पर हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं ना कि उसका वास्तु जो होता है ना वो अच्छे से नहीं बन पाता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं कि आप ईस्ट फेसिंग, क्योंकि सीधे अगर सूर्य भगवान की किरणें अपने घर पे आएगी तो 100% आप अच्छा चलेगा। एक चीज और है कि हम देखते हैं कि हर हिंदू घर में एक या तो कुल देवी है या कुल देवता है। ये कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन से कुल देवता हैं, कौन सी कुल देवी है? प्राचीन काल में क्या होता था कि कुल देवी और ग्रामीण देवता होते हैं। ग्रामीण देवता, ग्राम देवता। ग्राम देवता, उस गांव के देवता ग्राम देवता, और उस कुल के देवता, उस कुल के जो भी देवी या देव हो तो वो कहलाते थे। अब आज के जनरेशन में किसी को पता भी नहीं है कि हमारे कुल देवता कौन से। पर इससे असर पड़ता है ना कि अगर आप उन्हें नहीं पूछते या कुछ? नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अच्छा। हमको पता है कि नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। पता होकर हम इग्नोर करें तो गलत बात है। अब आप जैसे बात कर रहे हो, अभी अपन नवग्रह की बात कर रहे हैं, भगवान की भी बात कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण जो है वो किसी भी ग्रह में नहीं है कि भाई राधा कृष्ण की पूजा करने से आपका ये ग्रह ठीक होता है। हाँ। पर ठाकुर जी की पूजा हम खुद करते, हम खुद राधे राधे करते। अच्छा, महादेव की पूजा से चंद्रमा ठीक होता है? महादेव की पूजा से चंद्रमा, राहु के तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती क्योंकि हनुमान जी की पूजा से मंगल। वो, हाँ, वो तो देवों के देव है ना भाई। शनि भगवान के भी जो आराध्य देवते वो महादेव थे। हाँ, हनुमान जी है वो, अगर आपको पता है तो महादेव का ही रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो शंकर भगवान के पुत्र के रूप में माने। और विष्णु मतलब गुरु। विष्णु मतलब गुरु, तो आपके और गणपति मतलब बुद्ध, गणपति मतलब बुद्ध है ना? हो तो ये बहुत सारे ग्रह लेकर बैठे हैं, लेकिन राधा कृष्ण ऐसे हैं जिनका कोई ग्रह से संबंध कोई नहीं ग्रह है। से संबंध नहीं। उसके बावजूद बहुत से लोग बिहारी जी के कृष्ण भक्त हैं। हम खुद बोल रहे हैं ना, हम तो खुद भक्त है ना। हाँ, भाई वो भगवान है जी, है ना। भगवान को आप किसी ईश्वर के तो रूप बने के, आप उसको किसी भी रूप में पूजो ना। फिर आप कृष्ण को आप पूज रहे हैं तो फिर महाभारत निकलवा ही देंगे वो अगर कृष्ण ने ही रथ संभाल रखा है। आज के जमाने में आप
आपको एक छोटा सा नाम बताता हूँ। कलयुग में ऐसा कहा गया है कि श्याम बाबा सबसे ज्यादा पूजे जाएंगे। अच्छा, कलयुग में हाँ। श्याम बाबा सबसे ज्यादा पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जो हम बोलते खाटू हैं, श्याम वो उसकी कहानी एक बर्बरीक है ना वो शायद। भीम का बेटे थे, अच्छा, भीम के बेटे थे। हिडिंबा से जो, हाँ, हिडम्बा से जो उत्पन्न हुए हाँ, थे, बर्बरीक। हाँ हाँ। तो वो उनका था कि भाई ये जिस युद्ध में भाग लेगा तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, वो युद्ध को एक तरफा करते थे। हाँ, तो उनसे पूछा गया था कि आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र करा था ना कि भाई महाभारत में भी ऐसा ऐसा कुछ काल था, तो मैंने कहा कृष्ण को तो सब पता था हाँ, कि भाई कौन जीतेगा। बिल्कुल। तो उनको ये भी पता था क्योंकि अब पांडव और कौरव दोनों जाने थे उनके पास कि भाई कौन जाएगा तो वो किसके साथ देंगे। तो उनका एक ही कहना था कि मैं हारे हुए का साथ दूंगा। अच्छा, तभी लिखते हैं क्या, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम हमारा, आ, मैं लड़ाई में भाग नहीं लूंगा, हाँ। जब कोई हार जाएगा तो मैं सपोर्ट करूंगा। तो फिर तो कोई जीतेगा ही नहीं। कृष्ण भगवान को पता था कि हारना तो इनका फिक्स है कौरवों का, और लास्ट में ये आएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, पांडव हार जाएंगे। तो इसलिए उससे पहले ही वरदान ले लिया था कि क्योंकि वो कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। अच्छा, तो कृष्ण भगवान से ही उन्होंने वरदान ले लिया था कि उसका जो सर जो है हरियाणा में है, सर यहाँ पे है और धड़ वहाँ हरियाणा में है। अच्छा, वहाँ वहाँ क्या है हरियाणा में? ये पीछे का हिस्सा, नीचे का वहाँ भी हिस्सा। कोई वहाँ भी हाँ, मंदिर होगा ना किसी श्याम चीज बाबा, से? श्याम बाबा के रूप में मने, अच्छा, वहाँ भी है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, तभी ये कहावत है, हारेगा कलयुग के देवता। सहारा। कई बार मैंने देखा है कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि मुझे तो पहले से पता था, मुझे इंट्यूशन हो गया था। तो कुछ लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग होता भी है, उनके जो क्लेम्स हैं वो सही होते भी हैं। तो ये कौन सा प्लैनेट इसको रूल करता है जो इतने इंट्यूशन सही होते हैं, और कई लोग बिल्कुल ही बेवकूफ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। तो ये कौन से प्लैनेट है? केतु जो होता है ना जी, वो अदृश्यमय है। वो ये अदृश्य शक्ति का, केतु और राहु ये इनका मालिक है। केतु अगर किसी का 8th हाउस में है ना, या 2nd हाउस में भी है, तो वो उसको इंट्यूशन बहुत तगड़े दे देता है। ऐसे लोग क्या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं? ज्योतिष उससे ही बनता है जिसका केतु ऐसा होता है। अच्छा, क्योंकि तो स्पिरिचुअलिटी भी, वो रहस्यमय शक्ति जो स्पिरिचुअलिटी आप बोल रहे हो ना, वो उसकी तरफ उसका झुकाव जाता ही जाता है। जिनका केतु अच्छा है या केतु की दशा महादशा चल रही है, तो वो ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ये रहस्यमय जो भी चीजें रहती है ना, मिस्टीरियस, जी जी, उनमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल पूजा पाठ में ध्यान ही नहीं होता उनका। ये कौन सा प्लैनेट कर रहा होता है राहु। कि अच्छा वो दूर करता है? राहु 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 बोलो तो क्या है, एक नैसर्गिक ग्रह है, राक्षस टाइप है, वो टेंडेंसी उसकी अलग होती है। गुरु पूजा करवाता है, राहु उससे दूर करता है। राहु वाले व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल होता है, डबल कैरेक्टर, अच्छा, दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। मास्क मैन। हाँ, मास्क उसका आप हरगिज नहीं समझ सकते। जिसका राहु अच्छा है ना, उसको कभी भी, क्योंकि दिखेगा तो ऐसा कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पता चला उसके पास खूब सारी चीजें हैं, पैसा भी है, चीजें भी, पर रहेगा भिखारी जैसा। मतलब आप उसको समझ नहीं सकते। मिस्टीरियस, सबसे ज्यादा मिस्ट्री पैदा करता राहु। क्या इसमें ऐसा भी कोई ज्योतिष में वो है कि अगर किसी का गुस्सा बहुत तेज है तो क्या मंगल उसका है, या और कोई ऐसा उपाय है कि किसी का अगर गुस्सा तेज है तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा तेज है, नॉर्मली हम चंद्रमा मोती पहनाते हैं। हाँ जी, अगर चंद्रमा अच्छी अवस्था में नहीं है और चंद्रमा के कारण है, तो ऐसे व्यक्ति को भोलेनाथ को जल चढ़ाना तो चाहिए। चंद्रमा भी गुस्सा दिलाता है? बिकॉज मैंने सुना चंद्रमा बहुत शांत ग्रह है। चंद्रमा तो शांति है, पर जब वो ऐसी गलत जगह पे बैठ जाता है, अच्छा, तो उसका नेगेटिव हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चंद्रमा डिप्रेशन भी दे देता है, क्योंकि वो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, चंद्रमा अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बुरा है तो थोड़ा परेशान करता। हाँ, गुस्सा, आप जो गुस्सा बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर एक्टिविटीज। हाइपर एक्टिविटीज मंगल के कारण होता है। अगर उसका मंगल की युति अगर राहु के साथ हो गई है ना, तो फिर वो हाइपर एक्टिविटीज होता है, फिर वो गुस्सेल हो जाता है। कभी कभी ऐसी जगह बैठ जाता है कि ऐसे नवाब बिगड़ेल भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो हमको फिर वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं,
ये इनके कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो इस तरह के हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है माँ बाप बहुत अच्छे हैं, माता पिता बहुत अच्छे हैं, संस्कार अच्छे दिए हैं, घर परिवार बहुत अच्छा है, उसके बाद भी कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के निकलते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा कांड करने वाले जो होते हैं उनका राहु, शनि और केतु ये आपराधिक बनाते हैं। आपराधिक क्या, ये लोग जेल तक हो आते हैं। कुंडली से पता चल जाता है कि जेल की यात्रा भी कब होती है। न चाहते हुए भी, भाई जरूरी नहीं है कि, देखिए जैसे अभी ग्रहण का एक बताते हैं हम लोग कि सूर्य और राहु ग्रहण, तो ग्रहण का मतलब ये थोड़ा ना कि आपको ग्रहण लग गया। ग्रहण का मतलब है आपके ऊपर एक ब्लेम लगेगा, एक आरोप लगेगा। जैसे भगवान के ऊपर ग्रहण लगा तो वो एक आरोप है, वैसे ही आपके ऊपर ग्रहण की दशा या ऐसा साया आ गया, समय आ गया, एक आरोप लगा। हमने कुछ भी नहीं करा, अरे हमारा गाड़ी का चालान बनेगा, हमको बेवजह से थाने कोर्ट कचहरी जाना पड़ जाएगा। तो कोर्ट कचहरी भी ये इससे डिसाइडेड होता है, पता चल जाता है आपका एक्सीडेंट से हो जाएगा कि मतलब वो किस वे में लेके जाएगा ये नहीं कह सकते, पर वो एक बार थाने जरूर लेके जाएगा। और जो थाने में ही बैठे रहते हैं वो तो फिर अपराधी हो गए परमानेंट, उनका तो परमानेंट ग्रह खराब है, जो जेल में ही रहते हैं। कई बार ये भूमि वाले जो मामले होते हैं, कुछ लोगों को लैंड जो परचेज करते हैं बहुत फायदा देती है। उनका शनि और मंगल, उनका शनि मंगल, शनि और मंगल, मंगल दोनों अच्छे हैं। और कुछ लोगों को बिल्कुल नुकसान हो जाता है लैंड में, उनको आप देखते हो ना, आप अगर जमीन लेने जा रहे हो तो हमने एक ही जगह पे जमीन ली, किसी की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई और किसी की नहीं हुई, क्योंकि उसका शनि मंगल अच्छा था। तो शनि तो प्रॉपर्टी का ही मालिक है। अच्छा, शनि बहुत ज्यादा फायदा देता है। और हम जो ये जेमस्टोन की, सपोज जैसे आपने बात की कि चंद्रमा के लिए आप मोती पहनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे जेमस्टोन होते हैं। जैसे गुरु के लिए शायद पुखराज है, बरोबर। एक नीलम करके होता है। नीलम बहुत खतरनाक बोला जाता है। नहीं, अच्छा, नीलम शनि का है क्या? शनि वो का तभी ऐसा शायद खतरनाक नहीं बोल सकते। जब भी आप देखिए, आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, हम सब्जी जब खा रहे होते हैं, अगर कोई चीज कम होगी तो क्या करेंगे, ऊपर से डालेंगे, है ना, वैसा ही है। तो पंडित जी, हम जैसे मानते हैं कि अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि जैसे आज शनिवार है, आपने ब्लू पहना हुआ है इस तरह से कहते हैं कि सोमवार को व्हाइट पहने, बुधवार को हरा। तो क्या ये ग्रहों पर असर डालते हैं? ये ग्रहों का रंग है। अच्छा, है ना। चंद्रमा चूंकि सोमवार का है, सफेद कलर है। मंगलवार का लाल रहेगा, जो हनुमान जी का है। बुधवार का गणेश जी का ग्रीन रहेगा। गुरुवार का येलो रहेगा। शुक्रवार को चमकीला व्हाइट रहेगा। चमकीला व्हाइट, कई लोग पिंक भी बोलते हैं। चमकीला व्हाइट, अच्छा। चमकीला रहे मोस्टली। शुक्र जो रहता है ना, इसका डायमंड का कलर चमकीला होता है ना, शाइनिंग वाला, वैसा। और शनि का ये वापस अपन बोलेंगे ब्लू। और सूर्य का उसमें जाएंगे लाल में, सूर्य का लाल। फिर राहु केतु का कोई वर्चस्व नहीं, कोई वो उसमें नहीं है। वैसे तो ब्लैक कलर है उनके जी, ब्लैक है, पर उनका कोई दिम नहीं है। पूजा में ब्लैक पहनकर क्यों नहीं बैठते? हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो काला कपड़ा या सफेद कपड़ा नहीं पहनते हम, ऐसा देखिए, हम ये कहते हैं कि भाई ब्लैक रंग जो है वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। पर व्हाइट तो शुभ है। तो व्हाइट पहनो ना, व्हाइट में किसने नहीं, शादी में हम लोग कोशिश करते हैं कि व्हाइट ना पहने, जैसे हमारे यहाँ शादी के लिए हम कोशिश करते हैं कि लाल ज्यादा पहने। हाँ, क्योंकि लाल रंग शुभता का प्रतीक है, सौभाग्य का, सुहाग का। इसलिए लाल रंग पे ज्यादा जोर रहता है। तो आज हमने बहुत सी चीजें पंडित जी से जानी। डे टू डे लाइफ में हम जिन क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में होते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, आज बहुत से क्वेश्चंस का हमने जवाब जो है पंडित जी ने हमें सुझाव दिए, समाधान दिए। तो आशा है आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी पंडित जी आपका। थैंक यू सो मच हमारी इतनी सारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। नमस्ते। थैंक यू सो मच।